नेक्स्ट अपराइजिंग हम लोग बात करते हैं खोंड अपराइजिंग के बारे में। टाइमलाइन है इसकी 1837 से लेकर 1856 तक। रीजन कौन कौन से इन्वॉल्व थे यहाँ पर? ओडिशा टू द श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। प्रोमिनेंट लीडर वॉज चक्रा बिसोई। तो 1837 और 1856 के बीच में जो खोंड्स थे ऑफ द माउंटेनियस एरियाज स्पेनिंग फ्रॉम मतलब रेंजिंग फ्रॉम ओडिशा टू आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अगेंस्ट विरोध करना स्टार्ट करा। यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लीडर जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे हैं, चक्रा बिसोई, ही लेड द खोंड्स ट्राइब हु वर ज्वाइंड बाय गुमसार, कालाहांडी एंड अदर ट्राइबल्स टू अपोज द सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, न्यू टैक्सेस एंड एंट्री ऑफ जमींदार्स इनटू द एरिया। मतलब इसने यहाँ पर कुछ कुछ रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करी। जैसा कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि कुछ कुछ ट्राइबल रिफॉर्म्स का जो नेचर था वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाला भी था। तो जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस, न्यू टैक्सेस या फिर एंट्री ऑफ जमींदार्स इनटू द एरिया। तो नए टैक्सेस और जमींदार्स की एंट्री के खिलाफ रिवोल्ट करना ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी सप्रेस जो करा जा रहा है उसके अगेंस्ट ये जो वो कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इनको अंग्रेज़ों के द्वारा कोई भी जो दखल अंदाजी करी जा रही है इनको वो पसंद नहीं है, और जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं ये मानते थे कि हाँ ये खुद ले आएंगे, अंग्रेज़ों को समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो कॉजेज ऑफ अपराइजिंग, जमींदार्स का आगमन यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था एंड मनी लैंडर्स इनटू द ट्राइबल रीजन्स। देयर वाज प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मरिया, अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आउटलॉड। ऑब्वियसली बात है, अंग्रेजों ने तो अच्छे इंटेंशन के साथ करा के नहीं करा, अंग्रेजों ने एक तरीके से इसको सोशल रिफॉर्म बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आप हमारे कस्टम्स में दखलंदाजी कर रहे हो। अब ऐसे ही आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे हिंदू वर्ग के लोग भी खड़े हो गए थे जब उन्होंने सती प्रथा को बैन करा था, है ना। तो रिजल्ट क्या हुआ? विद चक्रा बिश्नोईज डिसअपीयरेंस द अपराइजिंग केम टू एन एंड। जैसे ही इसका खात्मा हुआ अपराइजिंग भी मिट गई। ठीक है। उसके बाद भील रिवोल्ट्स, टाइमलाइन 1818 टू 1831 एंड 1913। ठीक है। रीजन्स कौन कौन से यहाँ पर इन्वॉल्व थे? रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, साउथ राजस्थान। प्रोमिनेंट लीडर वॉज सेवाराम 1925 में, गोविंद गुरु इन साउथ राजस्थान 1913। तो भील्स जो थे वो वेस्टर्न घाट्स में रहते थे एंड दे कंट्रोल द माउंटेन पासेस बिटवीन द नॉर्थ एंड द डेक्कन। 1818 की बात है। ऑल द भील ट्राइबल स्टेट्स दे जॉइंट हैंड्स विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू कंक्लूड अ ट्रीटी, उनके साथ शांति समझौता करने को। नाउ द ब्रिटिश बिकेम द रियल मास्टर्स एज दे वर नाउ हैंडेड ओवर द राइट ऑफ इंटरवेंशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट इस ट्रीटी के अनुसार। अब ये संभालेंगे इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था को। Further, Bhils were deprived of the rights to consume and use various products that were produced abundantly in the forest. एक बैन इम्पोज करा गया on the domestic consumption and trade of certain products in the nearby villages and tribes. For example, cutting of mango and malva trees was prohibited. Bhils जो हैं उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा अगेंस्ट द कंपनी रूल के हमारा ही लैंड है, हमारी ही ज़मीन है, हमारे ही यहाँ पर एंसेस्ट्रल राइट्स है और हमें ही मना करा जा रहा है मालवा पेड़ों को और आम के पेड़ों को काटने से। ठीक है। लेटर अ रिफॉर्मर नोन एज गोविंद गुरु, ही हेल्ड द भिल्स ऑफ साउथ राजस्थान इन द बंसवारा रीजन इन द संत स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू फाइट फॉर अ भिल राज बाय 1913 कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। हम सेपरेट स्टेट क्या चाहिए? मतलब हम खुद इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर रहना चाहते हैं। तो कॉज ऑफ द अपराइजिंग क्या है? ब्रिटिश एक्सपेंशन इन द भिल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट आउट बाय द ब्रिटिशर्स इन द भिल्स टेरिटरी। तो भिल्स जो थे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स टू कंज्यूम एंड यूज वेरियस प्रोडक्ट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एबंडेंटली इन द फॉरेस्ट। द नेटिव्स ऑफ द ट्राइब वर प्रोहिबिटेड टू डिस्टिल लिकर ओपनली इन देयर होम्स। मतलब वो मदिरा शराब को स्टोर करके नहीं रख सकते अपने घरों में। अ बैन वॉज इम्पोज ऑन द डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड ट्रेड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स इन द नियर बाय विलेजेस एंड ट्राइब्स। उसके अलावा मनी लैंडर्स जो हैं वो बिल्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे, इनके लैंड को छीन लेते थे एंड इन रिप्लाई टू देयर इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन्स कि तुम लोन्स पे नहीं कर पाए हो इसलिए हमने तुम्हारी ज़मीन को हड़पाया। रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फोर्स का भी यूज़ करा,
शांति समझौते की भी बात करी टू कंट्रोल द अपराइजिंग. हाउएवर द भील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इन 1825, 1831 एंड 1846. बार बार जो है इनका रिवोल्ट रिजुविनेट होता रहेगा. फिर कोली राइजिंग्स या कोली अपराइजिंग्स 1829, 1839, 1844 टू 48. रीजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे यहाँ पर? महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. वाई दिस कोली अपराइजिंग? It was against the British rule for dismantling the forest. New order of administration brought out by the Britishers in 1829 and 1839 कि फॉरेस्ट राइट से वंचित कर दिया गया इन कोली ट्राइब्स को, कोली कम्युनिटीज़ को. जंगल खत्म ही कर दिए गए थे एक तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में खेती बाड़ी को एक्सपेंड करने के लिए, और नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे. ऐसा उन्होंने करा 1829 में भी, 1839 में भी. तो कोली कम्युनिटी एक एथनिक ग्रुप था जो कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में पाया जाता था. दे रोज अप इन रेबिलियन अगेंस्ट द कंपनीज रूल इन 1829, 1839 एंड अगेन ड्यूरिंग 1844 टू 48. ठीक है. उसके बाद ये याद रखना, ये कोली अपराइजिंग से अलग है. अब बात करते हैं कोया रिवोल्ट्स की. टाइमलाइन इसकी देखो, काफ़ी बार मतलब ये दोबारा बार बार अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज क्या कहते हैं पेश करते रहे. 1803, 1840, 1845, 1858, 1861, 1862 एंड 1879 टू 1880. यानी कि इनको शांत करना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि ट्राइबल रिवोल्ट्स का एक नेचर है कि इनको शांत करना इतना आसान भी नहीं है. रीजन ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक, अब आंध्र रीजन जो है वहाँ पर. प्रोमिनेंट लीडर्स तोमासोरा और राजा अनंतयार. जो कोया से ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक के मॉडर्न आंध्र प्रदेश रीजन में, दे रेबल्ड मेनी टाइम्स अलॉन्ग विद खोंडा सारा चीफ्स. 1879 से 1880 में दे रोज अंडर तोमासोरास लीडरशिप. तोमासोरा की मृत्यु के बाद 1886 में राजा अंतयार ऑर्गेनाइज अनदर रेबिलियन. कॉज क्या था इनके रिवोल्ट का? इनको परेशानी यहाँ पर थी जो कि इनके जीवन में पैदा करी गई थी बाय पुलिस एंड मनी लैंडर्स जो कि इनको ऑपरेट करते थे. नए नए रेगुलेशन जो कि ब्रिटिशर्स इन रीजन्स में इंट्रोड्यूस कर रहे थे. एंड द डिनाइल ऑफ द ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट एरियाज. वहाँ के रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर सकते, ये धीरे टाइप पे जा सकते हैं, इतना उनको राइट्स नहीं है टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का. ये चीज़ें. रामोसी राइजिंग 1822 एंड 1825 टू 26. रीजन वेस्टर्न घाट्स. प्रोमिनेंट लीडर चित्तूर सिंह इन 1822 यहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर था. लेकिन जब 1825 वाली जो अपराइजिंग होती है वहाँ पर था उमाजी नायक ऑफ पूना और बापू त्रिम्बकजी सावंत इन 1825. तो रामोसी जो थे, दे आर द वेस्टर्न घाट हिल ट्राइब्स आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज बाय ब्रिटिशर्स. रामोसी हु हैड बीन एम्प्लॉयड बाय द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. रामोसी ने विद्रोह करना स्टार्ट करा कि उनकी टेरिटरीज को एनेक्स ना करा जाए. दे हैड नॉट एक्सेप्टेड ब्रिटिश कंट्रोल और द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and they rose under Chittoor Singh in 1822 and plundered the country around Satara region. Cause क्या था इनकी अपराइजिंग था? British policy of annexation. Result, British forces ने यहाँ पर ऑर्डर रिस्टोर करा इस एरिया में ताकि ये चाहते थे कि सिचुएशन जो है काफ़ी काल्म रहे. ब्रिटिश फॉलोड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी, शांति समझौता की व्यवस्था यहाँ पर कायम करी अंग्रेज़ों ने इनके साथ शांति समझौता साइन करके रामोसी ट्राइब्स के साथ. And even recruited some of the Ramosis into the hill police service. ठीक है. रीजन जैसा कि आप देख पा रहे हो वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है यहाँ पर, महाराष्ट्र एरिया की. तो ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, याद है हम दो जो कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर. ये नहीं मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स. तो ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. खासी अपराइजिंग, ये खासी गारो जयंतियास वाले ही मतलब खासीज की बात हो रही है. ठीक है. टाइमलाइन 1830 टू 1833. रीजन कौन कौन से इन्वॉल्व थे यहाँ पर? असम के माउंटेनियस टेरिटरी बिटवीन द जयंतियास एंड द गारो हिल्स. एंड प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ पर कौन है? तीरथ सिंह. खासीज एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप थे जो कि असम के माउंटेनियस टेरिटरी में रह रहे थे बिटवीन द जयंतियास एंड द गारो हिल्स. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने सोचा कि एक रूट क्रिएट करा जाए connecting. East India Company sought to create a route connecting the Brahmaputra Valley and Sylhet after occupying the steep terrain between the Garo and the Jaintia Hills. बड़े सारे जो आउटसाइडर्स थे, इंग्लिशमैन, बंगाली, प्लेन लेबरर्स, ये इस रीजन्स में आए थे
अपने अपने खुद के पर्पस से, जो भी इनके पर्पस रहे हो, खासी जो है दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अंडर तीरथ सिंह, आउटसाइडर्स को बाहर खदेड़ फेंकने के लिए इस रीजन से। एंड द अपराइजिंग डेवलप्ड इनटू अ पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन द एरिया। तो कॉज क्या था इसका अपराइजिंग का? ब्रिटिश प्लान टू क्रिएट अ रूट कनेक्टिंग ब्रह्मपुत्र वैली इन सिलेट, फोर्सिंग खासीस टू सर्व एज लेबरर्स। इसके अलावा रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेज हैड सप्रेस द रिवोल्ट, दे इम्पोज्ड एन इकोनॉमिक एम्बार्गो ऑन खासी लैंड, बर्न डाउन खासी विलेजेस। बहुत बुरी तरीके से, यानी कि इनके रिवोल्ट को शांत करा गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद सिंगपोज रेबेलियन, टाइमलाइन है 1830, रीजन असम, प्रोमिनेंट लीडर चीफ निरांग फिदू। सिंगो रिवोल्ट जो है 1830 में होता है असम में। इसको इमीडिएटली कुचल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, बट दे कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज रिवोल्ट्स, छोटे छोटे रिवोल्ट्स, मतलब काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था इन एन इंसरेक्शन इन 1839। चीफ निरांग फिदू लेड एन अपराइजिंग इन 1843, जिसमें इन्होंने क्या करा? अंग्रेजों के जो गैरिसन थे, जो फोर्टिफाइड जो जगह थी, उन पर अटैक करा। एंड द डेथ ऑफ मेनी सोल्जर्स, मतलब ये एक आउटकम था। कॉज क्या था इस अपराइजिंग का? इट वॉज अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन बाय द ब्रिटिशर्स। इनके रीजन पे मतलब जो अड्डा जमा कर बैठे थे अंग्रेज। रिजल्ट, रेबेलियन वॉज अल्टीमेटली सप्रेस्ड। तो जैसा कि हमने कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखे थे जब हम लोग बात कर रहे थे सिविल रेबेलियंस की, अब ट्राइबल रेबेलियंस को एक बार कंक्लूड करें अगर हम लोग, तो बड़े सारे जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स थे वो अंग्रेज़ों के कार्यकाल में हुए। प्राइमरी रीजन्स इनके क्या थे रिवोल्ट्स के, कि ट्राइबल लैंड का इंक्रोचमेंट करा जा रहा है बाय आउटसाइडर्स, बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन कोई भी रिवोल्ट इनमें से सक्सीड नहीं हो सका। वो अलग बात है कि अंग्रेजों के सामने एक चैलेंज जरूर प्रस्तुत करा गया। ऑल ऑफ देम वर ब्रूटली सप्रेस्ड, बट इट सर्टेनली एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े सारे लोग इनको डिसलाइक करने लगे हैं, विच वॉज बेस्ड ऑन ब्रूटैलिटी एंड सपोर्ट टू द प्रिविलेज क्लासेस अगेंस्ट पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड वंस। अब ये प्रिविलेज क्लासेस की किसकी बात हो रही है? जमींदार या जो भी इनको रेवेन्यू लाकर दे सकें। तो हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करते हैं, मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट जो हुई, हाउ इज वो डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट। जैसा कि हमने देख रहे थे यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट्स को दो कैटेगरी में बाइफर्केट करा जा रहा है। तो 1 2 से अलग कैसे और 2 1 से अलग कैसे है? मेनलैंड ट्राइबल रेबेलियंस, जो मेनलैंड ट्राइबल रेबेलियंस जो थी, मतलब नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में जो रही है उसको मेनलैंड कहा जा रहा है। दे वर स्पार्क्ड ऑफ बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ द फैक्टर्स आर लैंड सेटलमेंट अंग्रेजों की, इट अफेक्टेड द जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशन, ट्राइब और उनके जो फॉरेस्ट लैंड है अमंग द ट्राइबल्स, एंड इट डिस्टर्बेड देयर सोशल फैब्रिक। मतलब अंग्रेज यहाँ पर इनके ट्रेडिशनल राइट्स के ऊपर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नॉन ट्राइबल्स का यहाँ पर आना ट्राइबल एरियाज के अंदर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर लगाम लगाना अंग्रेजों के द्वारा, रिस्ट्रिक्टेड टिम्बर यूज इन ग्रेजिंग, एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, एंड क्रिश्चियन मिशनरीज इन रीजन्स में आए एंड देयर एफर्ट्स इंटरफेयर्ड विद द ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ द ट्राइबल्स। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल रेबेलियन की बात करें तो दे वर ऑफन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन, और या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि इनको अलग ही कर दिया जाए, या फिर हमारे रीजन्स में बिल्कुल भी हस्तक्षेप, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना करी जाए अंग्रेजों के द्वारा या किसी भी आउटसाइडर के द्वारा। तो जो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल मूवमेंट्स थी, दे वर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड या फिर एग्रीनियन रिवोल्ट्स, बिकॉज ये जो मूवमेंट्स थी, दे वर जनरली इन कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड द फॉरेस्ट एरिया। ब्रिटिश एंटर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज मच लेटर देन द मेनलैंड ट्राइबल एरियाज, ये भी डिफरेंस है। और नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल रिवोल्ट से अंडर द ब्रिटिश, इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स। तो वीकनेसेस क्या रही हैं इन अपराइजिंग्स की? अपराइजिंग काफ़ी लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज करी गई थी। ये जो अपराइजिंग्स थी, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स लोगों को इन्होंने तो जोड़ लिया था, बट दे वर लोकलाइज एंड अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट रीजन्स। लोकल ग्रीवांसेस जो थे उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही थी। सेमी फ्यूडल लीडरशिप जो थी वो सेमी फ्यूडल थी इन कैरेक्टर, बैकवर्ड लुकिंग, ट्रेडिशनल आउटलुक, एंड देयर रेजिस्टेंस डिड नॉट ऑफर ऑल्टरनेटिव्स टू द एग्जिस्टिंग सोशल सेटअप। कि अगर लोगों को जो परेशानी है, अगर ये चलो ये रेबेलियंस को सक्सेसफुल बना भी देते हैं तो उसके बाद लोगों को राहत कैसे मिलेगी, इसका इनके पास कोई आंसर नहीं था। दे वर पैसिफाइड इजिली, दोज हु वर नॉट सो अनकोऑपरेटिव और ऑब्स्टिनेट, दे वर पैसिफाइड थ्रू
कंसेशन बाय द अथॉरिटी, मतलब अंग्रेज जो है उनको पैसा या बड़े सारे लेवरेजेस देकर उनको शांत करवा देते थे. ओल्ड मेथड्स वर यूज. द मेथड्स एंड द आर्म्स यूज बाय द फाइटर्स इन दीज अपराइजिंग्स दे वर प्रैक्टिकली ऑब्सोलीट. अंग्रेजों के सामने वो कुछ भी नहीं थे इनके हथियार. जैसे आप ट्राइबल अपराइजिंग्स की बात कर लो, ठीक है, एज वेल एज डिसेप्शन एंड चाचनरी एम्प्लॉयड बाय देयर ओपोनेंट्स. मतलब तरकीबें, हथकंडे जो भी अपनाए गए वो सारे की सारी बकवास साबित हुई. अंग्रेजों की टैक्टिक्स, वॉरफेयर वो काफ़ी आगे थी, स्ट्रैटेजीज उनकी एज कम्पेयर टू दीज पीपल. ठीक है, तो चैप्टर हमारा दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ. इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.